Hello students, this is नितिन शर्मा एंड यू आर वॉचिंग स्कूल से एसएससी यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग रीट परीक्षा के लिए जो पात्रता एक परीक्षा है राजस्थान में होने वाली है, आप लोगों को भी पता है। मैथ्स का काफ़ी वेटेज है, 30 नंबर की मैथ्स आने वाली है, जिसमें से लगभग 22 से 23 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में जो नॉर्मल मैथ्स होती है वो आएंगे, और फिर 6-7 क्वेश्चन आएंगे हमारे किसके, टीचिंग मेथड्स के। ठीक है, टीचिंग मेथड भी इसी चैनल पे पढ़ेंगे, और जो मैथ्स है वो तो कंप्लीट करने ही वाले हैं हम लोग। और इसमें मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ना मैंने खुद ने 30 में से 29 स्कोर कर रखे हैं मैथ्स में। ठीक है, 29 नंबर मैंने खुद ने मैथ्स में स्कोर कर रखे हैं, 1 नंबर टीचिंग मेथड में, जो कि ऑब्वियस है, कटता है कई बार। मतलब अगर टीचिंग मेथड जो मैथ्स के हम लोग देखें तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन फिर भी इसी चैनल पे पढ़ेंगे सब कुछ। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिएगा, नंबर सिस्टम की बात करें तो आपके सिलेबस में, जैसे L1 के सिलेबस में, ये जो क्लास सबसे पहले बता दूं दोनों के लिए ही है, L1 और L2 के लिए। लेकिन L1 के सिलेबस में केवल पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। तो इस भ्रम में मत रह जाना कि केवल पूर्ण संख्या ही पूछी जाएंगी, क्योंकि 1 करोड़ तक की अगर पूर्ण संख्या ही पूछी गई तो प्रश्न बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो 5 प्रश्न आप लोगों के L1 में आने वाले हैं, तो देख लेना, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा लगभग लगभग। ठीक है, कुछ एक चीज़ें अलग हो सकती हैं L1 L2 से, जिनको जो चीज़ें अलग होंगी वो L2 को एक अलग क्लास में करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग पूरी की क्लास अटेंड करें विदाउट स्किप किए। हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। देखिएगा, प्राकृत संख्या जैसे मतलब मैथ्स होती है, सभी को आती है लगभग लगभग, ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं आती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता। तो हम लोगों को पूरा बेसिक से उठाना पड़ेगा, चीज़ें पूरी पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जिनको आती है वो भी ऐसा बोर नहीं होंगे, उनको भी नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज की जो क्लास होगी वो बेसिक क्लास होगी, थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद में हाई लेवल की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। आप लोगों ने चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हो चाहे मैथ्स बैकग्राउंड के हो, सबसे पहले ये तो सुना होगा ना कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। ठीक है, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। तो आप लोग ये याद रखिए कि जीरो के अलावा प्राकृत मतलब जो प्रकृति में पहले से है। जीरो तो हमने खोजा है, तो प्रकृति में कहाँ से संख्याएं हो जाएंगी, एक से हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। अनंत क्या होता है, कितने भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 1 लाख 1 करोड़ 1000 जितना भी जाए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं कौन सी हो गई, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि प्राकृत संख्या जो है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 से ही शुरू होती है प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सभी को क्लियर है ना। डाउट रखना ही मत बिल्कुल भी। अगर यहाँ डाउट रहेगा इस क्लास में तो पूरा नंबर सिस्टम है ना जीरो हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, पूर्ण संख्या देखिए क्या होती है। पूर्ण संख्या कुछ बड़ा ऐसा एलियन चीज नहीं है, उसमें भी मतलब नॉर्मल सी चीज है कि जो हमने जीरो साइड में रखा था वो उसमें जोड़ देंगे हम लोग। जो प्राकृत संख्याएं हैं वो है, लेकिन इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। ठीक है, और वही चीजें हैं, अनंत तक ये भी चलती जाएंगी। क्लियर है, अनंत तक ये भी चलती जाएंगी, और बाकी वही सेम चीज है, सेम ही चीज है ना। 1 2 3 4 से तो जो प्राकृत संख्या है वो शुरू हो ही रही थी। तो इसको मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं ना कि पूर्ण संख्या बराबर जीरो प्लस प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकता हूं मैं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्योंकि जीरो हमने सिर्फ प्राकृत संख्या में जीरो ही तो ऐड किया है, बाकी तो प्राकृत है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये चीज भी लिख सकता हूँ, ये याद रखिएगा। और पूर्ण संख्या को आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं ना कि पूर्ण मतलब पूरा, जिसमें सब आ गया, सब मतलब जीरो भी आ गया जिसमें। तो इस प्रकार से आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न देता हूं मैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी, एक थोड़ी ना होगा, एक से छोटी तो जीरो है, और जीरो एक पूर्ण संख्या है तो जीरो ही होगी। ठीक है, तो जीरो हमारा आंसर हो जाएगा अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ ले तो। L1 में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ लेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, उसके बाद प्राकृत पूछ लेगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा परवर्ती पूर्ववर्ती, यही प्रश्न बनते हैं ज्यादातर। 1 2 प्रश्न आएंगे आपकी इस क्लास से भी, तो मेक श्योर कि एंड तक देखिएगा। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। बड़ी ही मतलब ऐसे शर्म की बात होती है कई बार। शर्म की तो क्या बात है, मतलब नहीं आता तो नहीं आता, क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं है हमारा मैथ्स का।
और इतने दिनों में भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब छोटी चीजें होती है वो पूछी जाती हैं और याद रखनी होती है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है वो अब पढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा, पूर्ववर्ती होती है एक पहले की संख्या। पूर्व मतलब पहले की, पर मतलब बाद की, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं 88 है मेरे पास में कोई संख्या, 88 के पूर्ववर्ती मतलब एक पहले की, तो 87 हो गई, ठीक है। और परवर्ती में बोलूं 88 की एक बाद की, तो क्या हो गई, 89 हो गई, ठीक है। परवर्ती में हम लोग हमेशा एक जोड़ते हैं संख्या में और पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं। दोनों क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि 10,000 का पूर्ववर्ती क्या है, तो आप लोग मान लीजिए, अब मैथ्स वालों को तो पता है सीधा सीधा 10,000 में से एक घटाएंगे 9,999 आएगा। लेकिन क्या पता आर्ट्स वाले एक घटा के और कुछ लिख दें, आर्ट्स वाले मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख दे घटा के, नहीं आता होगा क्या पता। तो सीधी सी बात है, आप एक घटा के देख लीजिए, ठीक है। एक घटाएंगे तो यहाँ पे 9,999 वैसे भी आ ही जाना है, तो पूर्ववर्ती हो गई। परवर्ती पूछ ले तो एक जोड़ देंगे तो हमारा 10,000 एक आ जाएगा। क्लियर है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, कोई डाउट थोड़ी ना रहेगा इसमें। आगे चले, देखिए अब आता है एक तत्समक अवयव। तत्समक अवयव आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, तत्समक अवयव याद रखने के लिए आप लोग एक चीज है, एक काम है, वो करेंगे क्या, तत्समक, इसको ना सबसे पहले तोड़िए शब्द को। मैथ्स वालों को तो नहीं पता होगा, बट जो हिंदी वगैरह पढ़ते हैं बच्चे उनको तो पता ही होगा संधि विच्छेद वगैरह का। इसको आप लोग मतलब ऐसे तोड़ लीजिए ना, संधि विच्छेद तो इसमें करना भी नहीं है। तत्समक इसी प्रकार से तो है, तत् मतलब उसके, समक यानी समान, ठीक है। तो तत्समक भी दो प्रकार का होता है, तत्समक भी दो प्रकार का होता है, एक योज्य तत्समक और एक गुणन तत्समक। दो प्रकार का होता है, एक योज्य तत्समक और एक गुणन तत्समक। योज्य तत्समक और दूसरा होता है गुणन तत्समक, ठीक है। अब योज्य तत्समक क्या होता है और गुणन तत्समक क्या होता है। देखिए योज्य तत्समक की बात करो तो ये इस प्रकार से याद रखिए, कोई नंबर है जैसे अक्स नंबर है, उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे कि वही संख्या हमें प्राप्त हो जाए, तत्समक मतलब उसी के समान। तो इसमें हमें क्या जोड़ना चाहिए कि वापस अक्स ही प्राप्त हो जाए हमें, तो हम लोग जीरो ही जोड़ेंगे ना। तो जीरो हो गया हमारा योज्य तत्समक, ठीक है। और गुणन तत्समक किस प्रकार से निकालेंगे, अरे भाई गुणन मतलब किस संख्या को इससे गुणा करें कि वही संख्या हमें प्राप्त हो जाए। हम लोग अक्स को किससे गुणा करें कि अक्स ही प्राप्त हो जाए, एक से ही गुणा करते हैं, तो गुणन तत्समक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है, गुणन तत्समक एक हो जाएगा और योज्य तत्समक जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर मैं आपको वैसे उदाहरण दूं तो 5 में क्या जोड़ोगे, 5 ही आ जाए, जीरो, तो 5 आ जाएगा हमारे पास में। 5 को किससे गुणा करूं कि 5 आ जाए, एक से गुणा करूंगा, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तत्समक क्लियर हुआ ना, तत्समक यहाँ पे क्लियर हुआ, कोई डाउट थोड़ी ना बचेगा अभी। तत्समक पढ़ लिया तो हम लोग प्रतिलोम भी पढ़ लेते हैं, प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं, ठीक है। प्रतिलोम अवयव भी दो प्रकार के होते हैं, प्रतिलोम अवयव भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुणन मतलब गुणन प्रतिलोम और एक योज्य प्रतिलोम। सबसे पहले मैं बात करता हूं योज्य प्रतिलोम की, और उसके बाद में बात करता हूं मैं गुणन प्रतिलोम की। देखिएगा दोनों चीजें, प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए योज्य प्रतिलोम होता है, मतलब अगर आप लोग 8 का योज्य प्रतिलोम की बात करें तो इसके बस चिन्ह परिवर्तित करने आपको, ठीक है। जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो -8 हो जाएगा, -8 का निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, -6 का निकालेंगे तो योज्य प्रतिलोम 6 हो जाएगा, और -7 का निकालेंगे 7 हो जाएगा, और 10 का निकालेंगे तो -10 हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, बस चिन्ह चेंज करना है, प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है, केवल योज्य प्रतिलोम में, ठीक है। योज्य प्रतिलोम में आप लोग चिन्ह परिवर्तित करते हैं, क्लियर है। अब देखिए आप लोग पूछेंगे सर गुणन प्रतिलोम क्या होता है। गुणन प्रतिलोम में आप लोग बस एक बट्टा में लिख देंगे, अगर कोई संख्या अक्स है तो उसका गुणन प्रतिलोम 1/x होता है। अगर आप लोग 5/6 का गुणन प्रतिलोम निकालते हैं तो 1/5/6, 6 ऊपर जाएगा तो 6/5, मतलब उल्टा करना होता है भाई, सीधी सी बात है। अगर आप लोग 2/7 का निकालेंगे, उल्टा कर दो, 7 ऊपर भेज दो, ये नीचे ले आओ, 7/2 हो जाएगा। अगर आप लोग 5 का निकालोगे, इसके बट्टा में एक मान सकता हूँ, इसको उल्टा कर दो, 1/5 कर दो, तो ये गुणन प्रतिलोम हो जाता है। क्लियर है। अब कोई डाउट थोड़ी ना बचेगा, प्रतिलोम में भी, प्रतिलोम वगैरह थोड़ा पूर्ववर्ती परवर्ती प्रतिलोम तत्समक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, ये सारी जो संख्याएं हैं
इन संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ना प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैंने जैसे जीके में आपको बता दिया कि ये चीजें आएंगी, ये चीजें हमें पढ़नी और उन्हीं में से प्रश्न देखने को मिल जाए। मैथ्स ऐसी चीज तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी टीचर इससे गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे पढ़ाया हुआ प्रश्न हूबहू पड़ेगा। प्रश्न घुमा के दे सकता है पर कॉन्सेप्ट नहीं बदलता कभी भी। अगर आप लोग ये बेसिक सी चीजें हैं ये पूरी पढ़ेंगे तो आप लोग मैथ्स में चाहे कहीं से भी कुछ भी नंबर सिस्टम का सवाल डाल दे सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्लास विदाउट स्किप किए देखनी है और एंड तक देखनी है, ठीक है। हो सकता है कहीं पे आपको बोरिंग लगे थोड़ा सा, क्योंकि आपके मतलब ऊपर से जाए या फिर आपका पढ़ा हुआ हो, लेकिन क्या पता बीच में किस प्रकार की कोई चीज आ जाए जो आपको नहीं याद हो और आपका एक नंबर फालतू में खा जाए, ठीक है। तो देखिए अब पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक ऊपर चलते वापस, एक चीज हम भूल गए। हाँ, प्राकृत जो संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है। जहां भी एन दिखेगा समझ जाइएगा प्राकृत संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याओं की बात करूं तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होल नंबर मतलब पूरी की पूरी संख्या है, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक पे। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर मतलब आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो आई से कर सकते हैं या फिर जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक होता है पूर्ण अंक। क्या है? पूर्ण अंक, जो अंक पूर्ण है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद ऐसे आप लोग मतलब शब्द को तोड़ोगे तो पूर्ण प्लस अंक बनेगा, संधि विच्छेद ही बोलते हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो, ठीक है। इनको संधि विच्छेद जब आप करोगे तो पूर्ण अंक, पूर्ण मतलब पूरा, अंक मतलब अंक है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो अंक है, मतलब आप लोगों ने संख्या रेखा जब पढ़ी होगी तो बीच में आप लोगों ने जीरो डाला होगा, उसके बाद में एक, उसके बाद में दो, तीन, चार, पाँच, इस प्रकार से। इधर हम लोग लिखते थे -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से लिखते थे, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं आपको सामने दिख रही है और जो पूरी है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो जीरो हो, तीनों सम्मिलित है, लेकिन वो होनी पूरी चाहिए। ऐसे नहीं 1/2 को हम पूर्णांक मान लेंगे जी, नहीं, नहीं मानेंगे। पूरी संख्याएं होनी चाहिए, या तो 5 हो, 6 हो, 10 हो, -10 हो, 17 हो, -17 हो, कुछ भी हो, सब चलेगा, लेकिन बस पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पूर्णांक पूछा है, ठीक है। तो अब पूर्णांक संख्या भी क्लियर हुई। तो हम लोग सीधी सीधी भाषा में बात करें तो पूर्णांक को मैं लिख सकता हूँ ना, इधर माइनस अनंत होता है तो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक पूर्णांक संख्याएं होती है सारी की सारी। बस केवल क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। क्लियर है? आगे चले। पूर्णांक संख्या क्लियर हुई ना। अब देखिए, अब आप लोगों को, चलिए मैं यहाँ पे पहले एक चीज बता देता हूँ, एक मतलब डायग्राम टाइप में हम लोग कुछ बनाते हैं जी, देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूं अंदर, सबसे पहले मैं यहाँ एक गोला बना के लिखूं क्या? प्राकृत संख्या, ठीक है। अब जब प्राकृत संख्या में मान लीजिए कुछ और ऐड करेंगे या जीरो जोड़ देंगे केवल, तो पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो ये हो गई पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें हमने क्या जोड़ा है? जीरो जोड़ा है, ठीक है। और प्राकृत संख्या भी तो पूर्ण संख्याओं का ही हिस्सा है, सारी की सारी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या भी तो होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, वो पूर्ण संख्या भी तो है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में इनके बाहर मैं एक पूर्णांक की लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि पूर्णांक में ये सारी संख्याएं आ जाती है ना, पूर्णांक में ये सारी की सारी संख्याएं आ जाती है, तो पूर्णांक में ये सारी संख्याएं प्लस अनंत से, माफ कीजिए, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सारी संख्याएं। क्लियर है? तो इस प्रकार से याद रखिएगा। अब अपरिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ, पहले इसको इरेज करना पड़ेगा हम लोगों को। जी, इतना काफी है। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, आपने बहुत बार डेफिनेशन पढ़ी होगी और बहुत बार आपके दिमाग से स्किप की होगी, लेकिन आज के बाद में नहीं। क्यों? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या एकदम बेस्ट तरीके से परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग अपने बस बेसिक सी बात है, हमें तो ऑप्शन क्लिक करना है, जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि P/Q के रूप में जिन भी संख्याओं को लिख सकते हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, केवल Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से बात कर रहा है ये। अगर आप लोग जैसे 5 है, अब 5 तो आपको भाग में तो नहीं लिख सकते, लिखा दिख रहा है आपको, नहीं लिख सकते क्या? इसका मतलब ये थोड़ी ना लिखा नहीं है तो लिख नहीं सकते, लिख तो सकते हैं। 5 किस प्रकार से हो सकता है? 5 को जैसे मैं ऊपर भी 2 से गुणा कर दूं और नीचे भी जैसे 1 है तो 1 को 2 से गुणा कर दूं, ऊपर 10/2 आएगा, तो ये इसको सोल्व करने पे तो 5 आता है, तो इसको लिख तो सकता हूं मैं 10/2 के रूप में। तो मतलब P/Q के रूप में भी लिखी गई है। P का मान 10 हो गया, Q का मान 2 हो गया।
और क्यू का मान 0 तो है ही नहीं ना, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारी मतलब 5 क्या हो गई फिर परिमेय संख्या हो गई, 5 क्या हो गई फिर परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है, कोई डाउट थोड़ी ना है यहाँ तक। ठीक है, 5 क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई ना। उसके बाद में बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास में 2/3, ठीक है 2/3 कोई संख्या है, अब p का मान 2 हो गया, q का मान 3 होगा, q का मान 0 है भी नहीं, तो ये भी फिर परिमेय संख्या हो गई। अब मैं कुछ लिखूं 1.2, अब आप लोग बोलेंगे सर इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लोग एक काम करिए, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 लिख दीजिए, सीधी सी बात है 12/10 को हम लोग 1.2 लिखते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और बाकी दशमलव की चर्चा हम लोग करेंगे, दशमलव का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें करेंगे, पूरी की पूरी परिमेय संख्या वहां दोबारा पढ़नी पड़ेगी, बट यहाँ एक बार बेसिक क्लास है तो बेसिक नॉलेज आप लोग एक बार ले लें तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी फिर पूरी मैथ्स पढ़ने में। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ में आई ना। अब मैं पूछूं आप लोगों से पाई का मान, चलिए ये वही दशमलव में पढ़ते हैं, यहाँ कंफ्यूज होंगे आप फालतू में, मैं बस इतना लिख देता हूँ 3.14 जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय क्या होती है, अपरिमेय इसका उल्टा होती है कि वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, सीधी सी बात है, नहीं लिखी जा सकती ना, तो वो होती है अपरिमेय संख्या। अब 3.14 इसको लिख सकते हो क्या, 3.14 में ऊपर के पॉइंट 2 हटाऊं और यहाँ 100 से भाग कर दूं, ठीक है, ऊपर ये दो संख्याओं के पहले पॉइंट है वो हटा के नीचे 2 0 लगा के 1 लगा दूं, तो इसको तो लिख दिया मैंने p/q के रूप में, तो मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना याद रखिएगा बस। अब दूसरी चीज मैं बोलूं 22/7 जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है, क्योंकि p का मान क्या हो गया 22 हो गया, q का मान क्या होगा 7 होगा, और q बराबर 0 वैसे भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है अभी कि जस्ट अपोजिट होती है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो मतलब नहीं, मतलब हम लोग उसको लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है। अब देखिए बात करें तो अपरिमेय संख्याओं में हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे मैं आपसे बोलूँ 3.142378, मतलब ऐसे चलता जाएगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अब आप लोग किस प्रकार से लिख दोगे इसको p/q के रूप में, लिख थोड़ी ना दोगे, लिख थोड़ी ना सकते हो, p/q के रूप में थोड़ी ना लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ लिखेंगे कितनी संख्याओं के पहले 0 आपको पता ही नहीं है, अनंत तक चली जा रही है, तो इसको तो नहीं लिख सकते, तो ये संख्या हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैं बोलूँ √5, √5 क्या होगी, √5 का मान फिक्स थोड़ी ना, ये तो चलता जाएगा आगे पॉइंट्स में, तो ये भी नहीं है। और एक चीज और आप बोल सकते हो सर √5 को मैं √5/1 लिख तो सकता हूँ, p का मान √5 है और q का मान ये है, नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका मान पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, सिवाय q जो है वो 0 नहीं हो, तभी जाके परिमेय होंगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एक अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या की भी क्लास हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग ज्यादातर अभाज्य संख्या पढ़ लेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है, आपने ना ऐसे देखा होगा, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। तो ऐसे देख लीजिए कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें भाग जो है वो या तो स्वयं का जाएगा, ठीक है, या फिर 1 का भाग जाएगा, इनके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। जैसे मैं लिखूं 7, अब 7 में भाग किस किस का जाता है, 7 में आप लोग मुझे बताइए, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 7, अब आप लोग बताइए किस किस का भाग जाएगा, 1 का तो चला जाएगा 7 बार, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का भी नहीं जाएगा, और 7 का खुद का 1 बार चला जाएगा, तो 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या हो गई। क्लियर है। अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे मैं आपको शुरू की थोड़ी अभाज्य संख्या लिख के दिखाऊं तो देखिएगा, आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले एक एक ना कंफ्यूजन मतलब क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले भाज्य संख्या वे होती है, अभाज्य के अलावा जो बच जाती है वो भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिएगा एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, आप लोग बोलेंगे सर एक है वो भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य या अभाज्य, एक क्या है, तो एक मैं आपको बोलूं तो न तो भाज्य और न अभाज्य है। आप लोग कभी भी मतलब प्रश्न आए कि एक है, ऑप्शन ए भाज्य, ऑप्शन बी अभाज्य, ऑप्शन सी भाज्य व अभाज्य दोनों, ऑप्शन डी न अभाज्य न भाज्य, आप लोग ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक वास्तविक रूप से न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ना इसमें एक मैंने तो आपको सीधी सी परिभाषा बता दी कि 2 के भाग जाने चाहिए, जो भाग जाते हैं वो गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है कि इस संख्या के कम से कम
दो गुणनखंड होने चाहिए, मतलब दो ही गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम नहीं, दो ही गुणनखंड होने चाहिए, एक तो एक और एक स्वयं। अब अभाज्य संख्या के गुणनखंड निकालेंगे, मतलब एक के गुणनखंड निकालेंगे तो एक का तो केवल एक का ही भाग जाएगा, तो यहाँ तो एक ही है, तो ये तो मतलब फॉलो नहीं करता ना। और अब जो हमारी भाज्य संख्या है उसका जो हम लोग मतलब गुणनखंड देखते हैं तो उसके दो से ज्यादा होने चाहिए, तो इसके तो दो ही नहीं है, दो से ज्यादा कहाँ से आएंगे, तो ये फिर भाज्य भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से एक न ही तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। अब मैं बात करूं, आप लोग बोलेंगे सर दो, दो में देखिए एक तो एक का भाग जाता है और एक दो का जाता है, तो ये अभाज्य हो गई क्योंकि इसके दो गुणनखंड है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो दो हो जाएगी। प्रश्न पूछोगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो वो चार हो जाएगी। ठीक है, अब हम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे थे, शुरू की अभाज्य संख्या लिख देते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, सॉरी 24 नहीं 23, 27 में भी जाता है, 25 में भी जाता है, 29, 31, 37, इस प्रकार से चलती जाती है। अब आप लोग देख लीजिए 25 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तीन, तीन छह, तीन तीन नौ, तो 25 से छोटी कितनी, नौ अभाज्य संख्याएं, और 50 से छोटी 15 होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, मतलब सारी की सारी जो अभाज्य संख्या है आप लोगों को ज्यादा नहीं 100 तक याद रखनी है कौन सी होती है, क्योंकि प्रश्न आते हैं। अगर हार्ड पेपर बना तो आपको अभाज्य संख्या, मुझे जिस प्रकार से अगर आप पूछेंगे, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं, तो आपको मिनिमम 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में तो याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ना और उससे कम भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं ये होती है। अब चलिए कुछ एक प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। इस प्रकार के ये जो प्रश्न है ये मैं बोलूंगा अगर L1 में आप लोग हैं तो जब आपका हार्ड पेपर बनेगा ना तो ही ये प्रश्न आएंगे, मतलब आपकी लेवल में हार्ड माना जाता है इस चीज को। ठीक है, और L2 वालों के लिए तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, ये सब चीजें प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी आपको, और भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रेट कोई इतना ज़्यादा खास है नहीं, मतलब पास आराम से कर लोगे, मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो। इस चैनल पे आप लोग देखिए ना कि मैं इस चैनल पे आपको पूरी की पूरी साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पूरी की पूरी साइको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में मैं पूरी की पूरी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, पूरी पूरी टीचिंग मेथड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सारे ऑल टीचिंग मेथड, हिंदी इंग्लिश सबके टीचिंग मेथड हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए फिर अलग से चीज़ें आएंगी कहाँ से, ये तीनों के तीनों पोर्शन ही 100 नंबर का हो गया, पूरा ही पोर्शन 100 नंबर का हो गया। अब 100 नंबर में से अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हर एक वीडियो देखते हैं, रोज की 2 वीडियो आती हैं, 2 वीडियो अगर आप लोग रोज की देखते हैं 40-40, 50-50 मिनट की, तो आप आराम से 100 में से 80 या 90 स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, बढ़िया से अगर बाहर से कुछ और प्रैक्टिस भी करते हैं तो 90 से ऊपर भी जा सकते हैं, बट 80-85 तो कंफर्म ही है। फिर 5 नंबर आपको बनाने हैं, वो आप 50 में से इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो मतलब इतना कुछ है नहीं। ठीक है, आराम से आप लोग रीट क्लियर कर सकते हैं, कोई इतना रीट में कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, अब चलिए प्रश्न उत्तर हल करते हैं और प्रश्नों के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न है, कौन से लेवल के प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा, देखिए सारी की सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग m है, सारी की सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग कितना है, उनका योग m है, और सभी जो विषम अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग n है। तो m माइनस एन ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिएगा, मैं आपको बताऊं सारी की सारी अभाज्य संख्याओं का योग m है, तो सारी अभाज्य कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से आगे तक चलती जाती है। ठीक है, विषम अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो विषम में 2 तो आएगा नहीं, फिर 3 के बाद में सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या ही होती है, क्योंकि एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, वो 2 है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए 4 को अगर आप लोग अभाज्य मानेंगे तो 4 में 1 का, 2 का और 4 का, 3 संख्याओं का भाग जाता है, तो फिर मतलब वो अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों हो गई। अब आप लोग अंतर निकालने की बात करेंगे, m में से आप लोग n घटाएंगे, m में से आप लोग ये n घटाएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि ऐसे कटते चले जाएंगे, ये आगे तक पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 2, तो m माइनस n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, इतना सरल प्रश्न था। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए ये जो प्रश्न होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपको आंसर आ जाएगा, आपका आंसर एकदम इजीली आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज करके रख देंगे। ठीक है, क्यों, देखिएगा, n, n+2 और n+4 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो n की संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पता है ये छोटा सा ही अंतर है,
जैसे मैंने आगे बताया तो 31 और 37 छह का अंतर चला जाता है, तो वहां तक तो ये संख्याएं है नहीं, तो आप लोग सारी की सारी थोड़ी संख्याएं लिख लो पहले, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब इसमें भी 4 का अंतर है, तो आगे भी लिखेंगे हम लोग। 17 के बाद में क्या आता है 19, फिर 23, फिर हमारा 23 के बाद में 29। अब यहाँ पे अंतर 6 का आ गया, तो 6 का अंतर तो इनमें है ही नहीं, तो इसको तो हम लोग नहीं लिखेंगे 29 को। बस अब 23 तक हमें चेक करनी है। देखिए n में ऐसी कौन सी है जो 2 जोड़ने पे भी मतलब अभाज्य है। अब 2 मानूंगा तो 2 में 2 जोड़ते तो 4 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए n में 4 जोड़ने पे भी अभाज्य हो, 4 जोड़ने पे भी अभाज्य हो, तो देखिए n में जैसे 3 है, 3 2 5 और 4 3 7, तो ये हो गई एक, तो पहला ही जोड़ा मिल गया। उसके बाद में n जैसे 5 मानूं तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 माफ कीजिए 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, तो ये तो नहीं होने का। इस प्रकार से जब आप लोग निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे ना कि क्रम सही है, मतलब आप लोग सीधी सीधी बात करूं तो इसमें 2 जुड़ रहा है और फिर इसमें 2 जुड़ रहा है, तो ऐसा कोई संख्या थोड़ी ना दिख रही है। फिर आगे आगे तो कोई संख्या ही नहीं है इस प्रकार की। तो आपके पास में कौन सा जोड़ा आया, n का मान कितना आ गया, n का मान 3 आ गया, कि 3, फिर 3 में 2 जोड़ के 5 और 3 में 4 जोड़ के 7, यही आया। अब आप लोगों के ऑप्शन में सबसे पहला आंसर ए ऑप्शन मिलेगा 3, बी ऑप्शन मिलेगा 1, सी ऑप्शन मिलेगा 4 और डी ऑप्शन मिलेगा आपको 7। ठीक है, ये मिलेगा, चलिए मान लीजिए। ठीक है, अब आप लोग गलत क्यों करेंगे, क्योंकि आपको तो साफ साफ पता है 3 आ गया, ऑप्शन ए क्लियर है, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि संभावित मान पूछा ही नहीं है, संभावित मान तो पूछा ही नहीं है, संभावित मानों की संख्या पूछी गई है। अब कितने मान हो सकते हैं, इनके एक ही हो सकता है, तो आंसर 1 होगा हमारा। ठीक है, यहां आप लोग गलती करते हैं, प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते, ढंग से पढ़ा करिए प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए सीधी सीधी बात बताऊं, हर कोई प्रश्न उत्तर कर लेता है। 0 जब बनता है तो आपको पता है 2 और 5 के गुणा से ही बनता है। उसके बाद में उससे पहले आप लोग कोई भी संख्या गुणा कर लो, अगर उसमें 2 और 5 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा। जैसे 4 और 9 को गुणा करूं मैं, 36 आता है, 0 नहीं बनेगा। उसके बाद में मैं बोलूँ, जैसे आप लोग बोल दोगे सर 4 और 5 को गुना करते हैं तब भी तो 20 बनता है, 0 बन रहा है, लेकिन 2 में 2 गुणा 2 छिपा है ना, जब एक जोड़ा इसका मिल रहा है तो भी तो 0 बना। तो 0 किससे बनता है, 2 और 5 से बनता है, सीधी सी बात है। अब देखिए इसको क्लियर करते हैं, 1 मिनट हम रुकिएगा जरा जी। अब देखिए आप लोगों को पूछा गया सारी की सारी अभाज्य संख्याओं को गुणा करना है। गुणा करेंगे 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से। तो आपको पता है यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, दोनों मिलके 10 बना देंगे। 10 बनाएंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इतने सरल प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अब अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, और मतलब हर किसी से होता भी नहीं है। सीधी बात बताऊं तो टाइम लगता है इसमें, लेकिन हम लोग करेंगे तो मतलब 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए कोई 4 संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं या सीधी सी बात है क्रमागत है, मतलब क्रम से हैं। उनमें प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल कितना है, 1001 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सीधी बात बताऊं, एकदम सरल तरीका बताऊं तो सबसे पहले 385 को उठा लो और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। 5 का भाग जाएगा, आपको 5 दिख रहा है इकाई का अंक, इसलिए सबसे पहले हम लोग 3 देख लेते हैं, 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। 8 और 5 हमारा पता है आपको 13 होता है, 13 और 3 16, तो 3 का भाग तो नहीं जाएगा। 5 का भाग देते हैं इसमें, 5 का भाग देंगे तो 7 5 35, 3 बचेगा 7, स्वतंत्र आ गया। उसके बाद में 7 का जाएगा 11 बार और फिर 11 का जाएगा 1 बार। तो आपको क्या पता है कि 385 है वो किससे बनता है, 5 7 और 11 के गुणा से। क्लियर है, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है ये, तो पहली अभाज्य क्या हो गई 5, दूसरी क्या हो गई 7, तीसरी हो गई क्या 11, थर्ड क्या हो गई 11। अब आपको चौथी तो पता ही है, चौथी तो निकालने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि क्रमागत बोल रखा अगले ने, क्रम से ही आएंगे। 11 के बाद में क्या आती है 13, तो ये फोर्थ हो गई। अब पूछा क्या है प्रश्न में, पहली और चौथी का योग, पहली क्या है 5, चौथी क्या है 13, योग करेंगे 18, यही आंसर हो गया। इतना सरल प्रश्न था, देखिएगा। ठीक है, आराम से कर लेंगे ना अब इस प्रकार के प्रश्न, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इस प्रकार के प्रश्न अब आराम से हो जाएंगे। तो चलिए आज हमने पूरा का पूरा बेसिक हमने क्लियर किया। कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे नंबर सिस्टम के, और रोज के 30 35 50% हम लोग करेंगे।
और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ना मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको लगभग सिलेबस रीड का इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, और सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, मतलब सारा का सारा जो सिलेबस है उसके प्रैक्टिस सेट तो हम इस चैनल पे करेंगे ही। उसी के साथ में मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें हम लोग साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, हर एक टॉपिक के। जैसे बाल विकास है तो उसके हमने 400-500 प्रश्न करने हैं, तो इस प्रकार से करेंगे तो उससे बाहर फिर क्या ही जाएगा। तो आप लोग मेक श्योर करें कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपने अभी तक देखी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो रीट की तैयारी करते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।